आप लोगों को त्रिभाषा सूत्र एवं राजभाषा हिंदी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? त्रिभाषा की उपज कहाँ से हुई? त्रिभाषा का अर्थ क्या होता है? त्रिभाषा का अर्थ होता है तीन भाषाएं। तीन भाषाएं जिसमें पहली मातृभाषा होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर कोई लोकल भाषा होनी चाहिए जो उस क्षेत्र की भाषा। ये त्रिभाषा है। पहली मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी भाषा और तीसरी उस क्षेत्र विशेष की भाषा जो वहाँ के लोग बोलते हैं। तो ये त्रिभाषा की चर्चा है। तो अब आइए इस पर सबसे पहले इसकी चर्चा कोठारी आयोग के माध्यम से। कोठारी आयोग कोठारी आयोग के माध्यम से इसकी चर्चा की जाती है। तो इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर दौलत राम कोठारी। डॉक्टर दौलत राम कोठारी, ये उनका पूरा नाम था। डॉक्टर दौलत राम कोठारी ने सन 1964 ईस्वी में त्रिभाषा सूत्र की नींव रखी। अब त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और एक उस क्षेत्र की लोकप्रिय भाषा होनी चाहिए जो उस क्षेत्र में बोली जाती है। तो डॉक्टर दौलत राम कोठारी ने सन 1964 ईस्वी में त्रिभाषा सूत्र की चर्चा की। हालांकि संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में शिक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ था कि किस प्रकार से हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए। तो हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इसे सबसे पहले 3 पॉइंट दिए गए। सुनना, बोलना, पढ़ना और चौथा है लिखना। और इन चारों को मिलाकर एक सूत्र दिया गया, शुभोपल। शुभोपल। शुभोपल में सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, प का मतलब पढ़ना और ली का मतलब लिखना। एक शब्द से एक बना तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये मूल मंत्र हुआ। और इसके द्वारा डॉक्टर दौलत राम कोठारी ने हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास किया। 1968 जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो उस समय लागू हुई, सन 1968 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उससे पहले कोठारी आयोग का समीशन आ चुका था। तो इनकी बात को भारत सरकार ने अपने समीशन में ले लिया, मान लिया। और आधुनिक भारत की वह भाषा जो त्रिभाषा सूत्र तीसरी भाषा के रूप में होनी चाहिए, उसको इसमें सम्मिलित किया गया। और इसके बाद इसकी उत्पत्ति के बारे में जाना जाता है
कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, त्रिभाषा सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर चर्चा की जाती है। इस पर जब चर्चा की जाती है तो सबसे पहले बारी आती है कि सीनियर बेसिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। सीनियर बेसिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। सीनियर बेसिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और कुछ समय तक आंग्ल भाषा पढ़ना अनिवार्य माना गया। इसके बाद जब आंग्ल भाषा हट जाए तब संघीय भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। ताराचंद समिति ने कहीं भी इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया कि कुछ समय से उसका क्या तात्पर्य है। ताराचंद समिति ने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि कुछ समय से उसका क्या मतलब है। कुछ समय से उसका क्या मतलब है, कब तक आखिर ये लफड़ा चलता रहेगा, कब तक ये क्लियर होगा कि मातृभाषा का दर्जा हिंदी को कब मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका यह है कि तमिलनाडु जैसे गैर हिंदी भाषी राज्य में त्रिभाषा सूत्र अर्थात तमिल और अंग्रेजी के माध्यम से आज वर्तमान में संचालन हो रहा है। और अगला हमारा टॉपिक होगा राजभाषा हिंदी। इसी के अंतर्गत है, पहली यूनिट में ही राजभाषा हिंदी। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होता है और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलता है। 14 सितंबर के दिन को हम इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में चर्चा की गई। हिंदी इसके स्मृति को ताज़ा रखने के लिए इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। आज भी हम 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख
नहीं मिलता है। 14 सितंबर की शाम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द वर्तमान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बधाई के रूप में कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा, आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जबकि हम अपने संविधान में एक भाषा रखी है। हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बधाई संदेश में कहा कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हमने अपने ही संविधान में कोई संघ की एक प्रशासनिक भाषा रखी है और वो प्रशासनिक भाषा है हिंदी, जिसे हम मातृभाषा का दर्जा देते हैं। संविधान की धारा 343 संविधान की धारा 343 खंड 1 संविधान की धारा 343 खंड 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। इसके साथ संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। एक शर्त रखी गई कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय हमारे यहाँ की भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से हावी थे। तो ये शर्त रखी गई कि 1965 तक राजकाज कार्यकारी भाषा अंग्रेजी को माना गया। कुल मिलाकर 15 वर्षों तक। अब 1965 तक कार्यकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा गया, लेकिन आज सन 2023 चल रहा है और ये अंग्रेजी और हिंदी का लफड़ा आज 2023 चला है, आज तक समाप्त नहीं हुआ। अब ये वर्तमान युग की आवश्यकता कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, या जो भी समझिए, लेकिन आज भी पहले से अधिक जो कचहरियों के काम हैं वो सारे काम आज भी अंग्रेजी में ही हो रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के इस युग में हिंदी के माध्यम से टाइप करना लिखना आसान काम नहीं है, ऐसा लग रहा है। हालांकि हिंदी टाइपिंग की व्यवस्था पूरी तरह से है, सरकार की ये व्यवस्था है कि वो चाहे तो राजकाज की भाषा जो हिंदी है उस भाषा को पूरी तरह से प्रभावी, पूरी तरह से लागू कर सकती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सभी बच्चों को धन्यवाद।